धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं यूनियन बजट 25-26 पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हूं। भारत के संविधान के आर्टिकल 38 भारत को एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर पेश करता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि बजट और उससे जुड़ी वेलफेयर स्कीम्स के जरिए इन आर्टिकल्स को हकीकत में लाया जाए। इसलिए यूनियन बजट सिर्फ एक आंकड़ों की किताब नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकता और वेलफेयर स्टेट के संविधान से जुड़ी वफादारी का आईना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिनमें बजट भी शामिल है, ऐसी बनाए जाए जो गैर बराबरी को कम कर सके और सबसे ज्यादा गरीब वर्ग को सहारा दे। बजट वो लाइफलाइन है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सोशल सिक्योरिटी, SC/ST माइनॉरिटी, गरीबों की भलाई के लिए स्कीमें चलाई जाती है। मगर ये बजट को देखकर महसूस होता है कि ये भविष्य के निर्माण से ज्यादा हेडलाइन बटोरने का एक दस्तावेज है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली वही लोग पीछे छूट रहे हैं जिन्हें सरकार के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो किसान जो बढ़ती लागत से परेशान हैं, वो नौजवान जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, और वो औरतें जो निजामती रुकावटों से जूझ रही हैं, और वो गरीब जो महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं। This government is proudly marketing the income tax exemption of 12 lakhs. But the question is, how many Indians even earn that much to benefit from it? Only 2.2% of Indian population pays direct taxes, whereas no relief has been given in regards to indirect taxes, the burden of which falls on everyone, especially the poor and weaker section of the society. This clearly shows that this is not an inclusive budget. GST की ऊंची दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जरूरत इस बात की है कि खाद्य सामग्री, दवा, स्कूल की किताबें और जरूरत की चीजों पर टैक्स कम किया जाए। पेट्रोल, डीजल पर टैक्स कम करने की कोई कोशिश नहीं हुई, जिसका सीधा असर हर नागरिक पर पड़ता है। आर्टिकल 41 कहता है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक हालात और रिसोर्सेज के हिसाब से लोगों को रोजगार दे। इस बजट ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं दिया है। नई नौकरियों की बात तो छोड़िए, जो पहले से थी वो भी खत्म होती जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ट्रेनिंग लेने के बाद कितने नौजवानों को असल में नौकरी मिल रही है। सरकार के पास इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, मगर भर्ती का कोई प्लान नहीं है। आर्टिकल 45, जिसके द्वारा सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को 6 साल की उम्र तक फ्री और जरूरी तालीम मिले ताकि उनका बुनियादी तालीमी डेवलपमेंट सही से हो सके, जिसको संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाकर और भी मजबूती दी थी, परंतु इसकी जमीनी हालत क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। नगरीय क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में टीचर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार कह रही है कि डिजिटल इंडिया और AI से तालीम का इंतजाम होगा, मगर जरा जमीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में कई सरकारी स्कूल शिक्षक न होने की वजह से बंद हैं और मदरसा एजुकेशन के बजट में 57% की कटौती कर दी गई है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? इसी तर्ज पर अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है। आर्टिकल 47 अच्छी सेहत और जिंदगी के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। राज्य की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत और उनके वेलबींग को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए, लेकिन हकीकत यह है कि इस बजट का सिर्फ 2% ही आम जनता तक पहुंच पाता है। शामली जिले में 84 डॉक्टर की पोस्ट स्वीकृत है, मगर सिर्फ 29 डॉक्टर काम कर रहे हैं और गायनोकोलॉजिस्ट मात्र 1 है। दवाइयों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मगर गरीबों के लिए कोई राहत नहीं है। सरकार ने महिलाओं के लिए बजट बढ़ाने का दावा किया, मगर 81% इसका बजट सिर्फ पोषण योजनाओं में डाला गया है। महिलाओं के रोजगार, उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सुरक्षा के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट घटा दिया गया, जिससे साफ है कि ये सिर्फ नारेबाजी थी और कुछ नहीं। किसानों की बदहाली हम सबके सामने है, लगातार चलती आ रही है। 2016 में कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, मगर 2025 आ गया और MSP पर कोई ठोस गारंटी आज भी दी नहीं गई है। गन्ना किसानों का बकाया अब तक नहीं मिल पा रहा है, और तो और उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ना मूल्य भी तय नहीं किया गया है। DAP, यूरिया और खाद की कमी से परेशान किसान आज भी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
मजदूरों के लिए जो सबसे बड़ी योजना मनरेगा थी, सरकार कहती है कि मनरेगा ग्रामीण भारत की रीढ़ है, मगर बजट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं मिलना बहुत शर्मसार है। औसतन 44 दिन का ही रोजगार मिल रहा है, जबकि स्कीम 100 दिन की गारंटी की होती है। भारतीय रेलवे देश के लोगों की जीवन रेखा है और इसी से यहाँ के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक जिंदगी चल रही है। देश के हर हिस्से को रेल कनेक्टिविटी से जोड़े जाना सरकार की कल्याणकारी नीति का हिस्सा है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना के रेलवे से जुड़ी 2 मांगे लंबे समय से लंबित हैं। दिल्ली शामली सहारनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण और पानीपत शामली मेरठ लाइन का सर्वे अति शीघ्र ही कराए जाने की बहुत पुरानी मांग को बजट में शामिल किया जाना चाहिए। देश भर में बिजली की दरें बेहद असमान है। उत्तर प्रदेश में ये दरें बहुत ज्यादा हैं। देश भर में एक समान बिजली दरें लागू करने का प्रावधान किया जाए। रिवैम्प योजना में हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए एलटी लाइन बनाने का प्रावधान भी जोड़ा जाए। कृषि उपकरणों व खाद डीएपी को जीएसटी से मुक्त किया जाए। किसानों की एमएसपी की मांग को पूरा करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ना मूल्य निर्धारण पिछले वर्ष से बढ़ाकर किया जाना बेहद जरूरी है। जनपद शामली व मुजफ्फरनगर को एनसीआर में तो शामिल किया गया है, परंतु वहां पर कोई विकास नहीं हुआ तथा उसको कोई भी लाभ नहीं मिला है। वहां के लोग सिर्फ प्रदूषण के बाध्यकारी नियमों से परेशान हैं, इसलिए दोनों जनपदों को एनसीआर की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं कुछ चीजें बजट स्पीच में ऐड करना चाहती हूँ। एक, ट्रॉमा सेंटर और जिला अस्पताल के अपग्रेडेशन की भी मांग है। जनपद शामली और सहारनपुर में एक महिला डिग्री कॉलेज खोला जाए। कैराना में सर जस्ट कंक्लूडिंग, यमुना नदी के घाट पर सौंदर्य कार्य का भी कार्य जोड़ा जाए। जनपद शामली में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाए और जो संसद निधि है, सांसदों को केवल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और एमएलए, उत्तर प्रदेश के एमएलए को भी 5 करोड़ दिए जाते हैं। हमारी मांग है या तो इसे बढ़ाकर 25 करोड़ किया जाए या फिर सिरे से खारिज किया जाए। Sir, just one minute. The union budget was an opportunity to address the pressing... Sir, just 1 minute. Please, 2 more speakers are in your party. Sir, just pressing concern of India's citizen, rising unemployment, soaring inflation, crumbling public services and deepening rural distress. Yet, instead of offering real solution, the government has focused on optics and half measures. While tax relief for the middle class is welcome, it does nothing for the millions who earn too little to benefit from it. Education remains underfunded, rural employment stagnates and farmers continue to struggle without meaningful support. The delays in conducting the census and caste census further exposes the government's disregard for data-driven policy making and social justice. India needs a budget that prioritizes its people, not just its economic headlines, a budget that invests in human capital, strengthens social security and ensures dignity and stability for all. But what we have instead is another missed opportunity, one that fails the poor, the youth, the farmers and the women of this country. बजट प्रस्ताव पर अपने विरोध को मैं 2 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहूंगी। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? Subrayan,